हेलो दोस्तों, और रेड मून के चैप्टर 24 के एंड तक हमने देखा था कि हीरो की छोटी बहन वहाँ से एक साइंटिस्ट की तरफ जाती है। और अब आगे चैप्टर 25 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हीरो की छोटी सी बहन वो उस साइंटिस्ट के सिर पर खड़ी हो जाती है और हीरो वो देख रहा होता है। हीरो मन में सोचता है कि लगता है कि प्रोफेसर भी धीरे धीरे टकले होते जा रहे, क्योंकि उस प्रोफेसर की विग पीछे हट जाती है और आगे उसकी मेंटल हेल्थ का टेस्ट होता है। और उसी समय मिस चेन वहाँ पर सभी लोगों से बात कर रही होती है और आखिर उनसे कहती है कि तुम लोगों ने आखिर क्या डिसीजन लिया। एक आदमी कहता है कि उसकी एबिलिटी लेवल सी पर है लेकिन उसका पोटेंशियल, और तभी एक औरत आती है और कहती है कि लास्ट टेस्ट भी पूरा हुआ। और वो कहती है एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है उसकी मेंटल हेल्थ टेस्ट, और वो कहती है कि ये कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल है, वो तो मुझसे भी ज़्यादा नॉर्मल है। मिस चंद मन में सोचती है नॉर्मल, और आगे वो औरत कहती है उसने और मैंने उसके अनाथ होने के समय के बारे में बात करनी शुरू की और उसके एक्सपीरियंस वगैरह उसके बारे में, और वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव था। और उसके बाद में मैंने उससे उसके परिवार के बारे में भी पूछा और उसने बिल्कुल भी बताने में वो हिचकिचाया नहीं, और उसने डिटेल में उसकी सारी रिलेशनशिप बताई उसके परिवार के साथ में। और यहाँ तक कि उसने सीरियस कन्वर्सेशन भी की मेरे साथ में उसके सारे परिवार वालों के पर्सनालिटीज़ के बारे में, जो कि सच में एग्जिस्ट भी नहीं करते। और सच में मुझे लगा कि वो मेरा एक स्टूडेंट था जो कि मेरे सुपरविजन के अंडर था। एक और साइंटिस्ट कहता है कि रेड मून का जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से कोई भी नॉर्मल दिमाग वाले लोग इतने देखने को नहीं मिलते, और क्या वो झूठ बोल रहा है। वो औरत कहती है कि हाँ, अगर वो झूठ बोल रहा होता तो मैं बता सकती थी। वो कहती है कि ये नौजवान काफ़ी ज़्यादा दयालु है, और वो कहती है कि ये इंसान एक आदमी से बहुत ज़्यादा प्रेरित है, और वो आदमी रेड मून का जो अनाथालय था उसका पहले वाला डायरेक्टर था, और उसी के कारण वो पागलपंती के समय और सभी जगह तब तबाही मच रही थी तो डायरेक्टर एकदम शांत रह सकता था और उसने सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से रखा था। एक और आदमी कहता है लेकिन अगर इस बच्चे के 3 फैमिली मेंबर है और अगर उसकी स्पाइडर वाली ये स्किल्स उसकी छोटी बहन से आती है, तो अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर उसके जो दूसरे घर वाले हैं ये उनके भी एबिलिटीज़ को इस्तेमाल कर सकता है, और उसने अभी तक उसके बारे में कुछ मना नहीं किया है। दूसरा एक और आदमी कहता है कि हाँ, ये मुमकिन हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उसके पास एक बहुत ज़्यादा मात्रा में माइंड पावर है। और वो कहता है कि जब मैं उसके माइंड की टेलीकाइनेसिस एबिलिटी को चेक कर रहा था तो उसने मेरे हाथ से एप्पल लेने से मना कर दिया, लेकिन मेरी विग नीचे गिर गई, और मैं पक्का कह सकता हूँ कि मैंने इसको एकदम अच्छे से पहना था। लेकिन उसी पल एक तरीका जो कि उसने इस्तेमाल किया और मैं डिटेक्ट नहीं कर पाया, और उसने मेरी विग को भी हिला दिया। और आगे वो ऊपर से अपने बाल को ऊपर लेते हुए कहता है कि मेरी विग एकदम स्पेशली बनी हुई है और एकदम अच्छे से फिट होती है, और तुम्हें एकदम कुछ थोड़ी बहुत तो ताकत इस्तेमाल करनी होगी इसे हिलाने के लिए। और वो इसे सीक्रेटली हिला पाया, मतलब कि उसका पावर और कंट्रोल इतना ज़्यादा अच्छा था कि वो मेरा सिर तोड़े बिना मेरे बालों को हिला सकता है। मिस चंद मन में सोचती है कि अगर उन लोगों को पता चल गया कि रेड मून के जो अनाथालय में जो धमाका हुआ था उसमें इस हीरो का ही हाथ था, लू जिन का, तो हर किसी के सिर यहाँ पर उड़ते फिरेंगे। और आगे हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि गार्ड के टावर के वहाँ पर कोई कहता है कि ये डॉक्यूमेंट इसके अंदर जो 10 साल पहले सैटेलाइट सिटी के अंदर अनाथालय में धमाका हुआ उसके बारे में, और पूरे 3 माले की बिल्डिंग तबाह हो गई थी और सिर्फ 2 ही लोग बचे थे। एक तो लू जिन जो कि हमारा हीरो है, और दूसरी जो अभी की प्रिंसिपल है वहाँ की एलिमेंट्री स्कूल की, जो कि वो लड़की हमने देखी थी जिसको व्हील चेयर के ऊपर जेंग जियाओ लू। आगे वो प्रोफेसर बाई कहता है कि अब हमारे डिपार्टमेंट में इतने ज़्यादा आदमी नहीं कि हम इस केस को जल्दी ख़त्म कर दे, लेकिन चलो अभी भी हम इसे देख ही रहे, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें समझ नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए उस सीन्स पर किसी भी तरह के बारूद वगैरह नहीं मिला था, और उसमें बचे हुए लोग वगैरह, और मेरे हिसाब से ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो ज़्यादा इसका ये चांस है कि ये लू जिन के अपने माइंड पावर से कंट्रोल खोने के कारण भी हो सकता है, और उस नौजवान का बहुत ज़्यादा चांस है कि वो अपने पावर्स का कंट्रोल खो सकता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से काम कर रहा है उनको कंट्रोल करने पर, और इन 10 सालों में ऐसा और भी कुछ नहीं हुआ उस धमाके जैसा। तो मेरा पर्सनल डिसीज़न तो यही है कि उसे हमें अपने साथ में शामिल कर लेना चाहिए और उसको गाइडेंस की ज़रूरत होगी। और आगे कहता है कि मैंने एक दूसरे शहरों की रिसर्च अलायंस को अटेंड किया था, और मैंने पता किया कि दूसरे लोगों को ऑलरेडी एस लेवल के साइक म्यूटेंट्स मिल चुके हैं, और अगर इन म्यूटेंट्स को वो मिलिट्री में इस्तेमाल करेंगे तो आखिर हम लोग डिफेंड कैसे करेंगे। और इस इन्फॉर्मेशन से मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, और हमें जल्द से जल्द लू जिन की सारी एग्जाम्स को पूरा करना होगा। आगे एक और आदमी कहता है कि आखिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि लू जिन का स्कोर 500 से ऊपर होगा। एक और आदमी कहता है कि इसका मतलब तो यही है ना कि हमें 1 और या 2 बार और ज़्यादा ये करना होगा, और उसके बाद में हम डायरेक्टली सेकंड स्टेज पर जा सकते हैं। मिस चैन कहते हैं कि प्रोफेसर, क्या आप सभी लोग लू जिन को गाइड करने के लिए एग्री करते हो।
और सभी लोग एग्री कर लेते। आगे हम देखते कि लू जिन और गेको एक जगह पर बैठे होते। गेको कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ यार, क्या उन लोगों का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। और आगे वो हीरो को देखते हुए कहता है कि ब्रो, आखिर तुम्हें कब पता चला कि तुम्हारे पास ये एबिलिटीज़ है। हीरो कहता है कि मेरी एबिलिटीज़ के बारे में कब पता चला, मतलब। गेको कहता है कि भूल जाओ, चलो मैं तुम्हें पहले बताता हूँ। मुझे सबसे पहले जब पता चला, ये काफ़ी ज़्यादा कभी भूलने ना वाली बात थी। और ये जब ठंड का समय था और बर्फ़ गिर रही थी और मैं यहाँ पर एक सड़क पर घूम रहा था, तब मैंने एक नौजवान औरत को रात को नाइट शिफ्ट में काम करते हुए देखा, इतनी ज़्यादा बर्फ़ और ठंड में भी। और मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिल वाला हूँ। भले ही तब मेरे पास बस $50 थे मेरी जेब में, लेकिन जब उस औरत ने मुझसे कहा कि मेरे साथ आकर खेलो हैंडसम, तो मैंने अपने सारे पैसे उससे दे दिए। और वो कहता श्योर। और आगे वो कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी औरत थी और वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो गई थी। और आगे वो कहता है कि लेकिन उस पल यहाँ पर गार्ड्स के दरवाजे को तोड़ने का आवाज़ आई और हम देखते हैं कि वो बिना किसी कपड़ों के भाग रहा होता है। और आगे वो कहता है मुझे पता नहीं था कि उन लोगों ने जब मुझे कैबिनेट के अंदर फिट करके वो वापस ले जा रहे थे, तो उन्होंने चारों तरफ से मुझ पर बंदूकें तान के रखी थी। और आगे वो कहता है कि मैं एक जूतों के कैबिनेट के अंदर था जो कि बस 30 सेंटीमीटर का ही था और मैंने बस अपनी अंडरवेयर ही पहनी हुई थी। और तुम अब हमारे डिपार्टमेंट के अंदर आ चुके हो, तो हम सभी लोग एक ही टीम है और तुम्हें हमारे सारे गंदे सीक्रेट्स एक के बाद एक पता चल ही जाएंगे। और यहाँ पर इतने भी ज़्यादा कुछ नॉर्मल लोग नहीं है हमारे डिपार्टमेंट के अंदर। हमारे यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा शराबी औरत है जो कि हमेशा उसको चढ़ी रहती है और कहती है कि उसको आसमान में ड्रैगन दिखता है। और हाँ, डॉली, ये एक बहुत ही ज़्यादा बेकार बात है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन और वो इस दुनिया के सभी लोगों को उसके लिए पागल कर सकती है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही भोली है। और आगे वो कहता है कि क्या तुम हमारे कैप्टन चैन, क्या तुम जानना चाहोगे उनकी अंडरवेयर का कलर क्या है। तो हीरो जो कॉफ़ी पी रहा होता थूकते हुए कहता है कि क्या सच में तुम अपने बॉस के बारे में ऐसे बात कर सकते हो। और उसकी छोटी बहन पीछे से आते हुए कहती है कि ये पिंक। हीरो कहता है पिंक। तो गेको कहता वाह, तुम्हें कैसे पता है। और आगे कहता अगर तुम्हें पता है तो ज़रा मुझे थोड़ी डिटेल्स बताओ, जैसे साइज, स्टाइल वगैरह वगैरह। और उसकी शक्ल देखने लायक होती है। हीरो कुछ नहीं बोलता और मिस चेन आती क्या, और आखिर तुम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।